हेलो बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य विस्तार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा साम्राज्य विस्तार। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, महत्वाकांक्षी राजा था और वो मगध राज्य से ही संतुष्ट नहीं रहने वाला था। वह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसके दूसरी तरफ उसके जो मंत्री है चाणक्य, वो भी उसको विजय अभियान के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा से चंद्रगुप्त ने प्रथमतः एक विशाल एवं सुदृढ़ सेना का गठन किया और संपूर्ण उत्तरापथ पथ को अपने अधीन करने हेतु सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। उसकी इस विजय यात्रा में सुदूर पश्चिम और पूर्व के प्रांत भी सम्मिलित थे। पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत पर भी चंद्रगुप्त का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसकी पुष्टि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख से होती है। इस शिलालेख में लिखा है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधीनस्थ प्रांतपति पुष्य गुप्त वैश्य शासन करता था तथा उसने ही सुदर्शन नाम की झील बनवाई थी। विंध्य के दक्षिण के कुछ प्रदेश भी चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गए थे। डॉक्टर एस कृष्ण स्वामी आयंगर ने लिखा है कि मौर्य लोग एक विशाल सेना लेकर तिनवैली जिले की पौदीगिल पहाड़ी तक जा पहुंचे और मैसूर पर अधिकार कर लिया। जैन अनुश्रुतियां भी इसका समर्थन करती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य और आधिपत्य कुछ प्रांतों को छोड़कर प्राय सारे भारत में स्थापित हो गया। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर समूचे भारत को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। जस्टिन के कथानुसार समस्त भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था और महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सारे जम्बूद्वीप भारतवर्ष का सम्राट कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिंधु नदी के पार यूनानी राज्य का स्वामी सेल्यूकस बना। सेल्यूकस एक वीर तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सिकंदर की भांति वह भी भारत विजय का स्वप्न देख रहा था। सेल्यूकस की अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सेल्यूकस का प्रतिद्वंदी एंटिगोनस था। एशियाई प्रदेशों के अधीनस्थ करने को लेकर सिकंदर के दोनों सेनापतियों में युद्ध छिड़ा। युद्ध में सेल्यूकस विजयी रहा और एशियाई प्रदेश उसके अधीन हो गए। 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया और निकेटर मीन्स विजयी की पदवी से अपने को अलंकृत किया। एंटिगोनस मिस्र की तरफ पलायन कर गया। बैक्ट्रिया पर विजय पाने के उपरांत सेल्यूकस बेबीलोनिया और बैक्ट्रिया को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ा। 305 से 304 ईसा पूर्व में वह काबुल के मार्ग से आता हुआ सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य सिकंदर द्वारा विचित प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना था, परंतु इस समय भारत की परिस्थिति बदल चुकी थी। परंतु सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया। वह भारत की ओर बढ़ा। सपियानोस के मतानुसार सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ दिया। सेल्यूकस का यह आक्रमण 305 ईसा पूर्व के लगभग हुआ और सिकंदर कालीन छोटे छोटे गणराज्य व राजतंत्रों के स्थान पर एक पंजाब में विशाल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। जैसे ही सेल्यूकस ने भारत की सीमा पार की, उसे चंद्रगुप्त की सुसंगठित व सुशिक्षित सेना से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त के सम्मुख सेल्यूकस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह युद्ध यूनानी व भारतीय दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। इस युद्ध का भी विवरण उपलब्ध नहीं है, पर यूनानियों की पराजय के विषय में स्ट्रैबो व एरियन के वृत्तांतों से स्पष्ट संकेत मिलता है। केवल एफियानस इस युद्ध के संदर्भ में लिखता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दयनीय संधि करने को बाध्य किया और उस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली, सेल्यूकस को वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का सारा प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदुकुश तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त के हवाले करना पड़ा। इस प्रदेश के अंतर्गत हिरात, कंधार, एराकोशिया, काबुल के घाटी, पेरोपनिसडाई तथा बलूचिस्तान के ड्रोशिया नामक स्थान शामिल थे। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया और यूनानी विद्वान एरियन इसका समर्थन करता है। इस वैवाहिक संबंध से दोनों में मैत्री संबंध स्थापित हुए और मैत्री को और सुदृढ़ करने हेतु चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। स्ट्रैबो हाथियों की संख्या 100 बताता है। इसके बदले सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक यूनानी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा। तीसरा, युद्ध का महत्व।
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त के समय के भारतीय साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश तक पहुंच गई। यह वही सीमा थी जिसके लिए मुगलों और अंग्रेजों को अनेक युद्ध करने पड़े थे। उन सैनिक अभियानों में दोनों शक्तियों मुगल व अंग्रेज को अपार धन खर्च करना पड़ा। हजारों सैनिक युद्ध में मारे गए और फिर भी वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं, जबकि चंद्रगुप्त विजयी रहा। वी.ए. स्मिथ ने इसका समर्थन किया। विजेता के साथ साथ वह भारत को मुक्तिदाता लिबरेटर भी कहलाया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, इस विजय से भारतवासियों की धाक यूनानियों पर जम गई। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू कुश तक पहुंच गई और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी अथवा उत्तरी मैसूर तक फैला हुआ था। समसूत्रा पथ पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने भारत को यूनानियों के प्रभाव से मुक्त कराकर भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित कर दिया। इस विशाल साम्राज्य की सीमाओं के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिणी भारत में उत्तरी मैसूर आदि प्रदेश भी सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त भारत का प्रथम सम्राट था जिसने इतना विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था। प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का शासक बताया है और उसके साम्राज्य में कुछ गणराज्य भी थे जिन्हें आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। फिर बच्चों, अब हम लेते हैं शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक विजेता ही नहीं था वरन योग्य प्रशासक भी था। उसने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को सुगठित किया तथा उसे सुदृढ़ शासन प्रणाली से सुव्यवस्थित किया और शासन को अपने महामंत्री चाणक्य के नेतृत्व में संचालित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का ज्ञान हमें कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका से होता है। इंडिका केवल चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी मात्र देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के शासन का मुख्य आधार था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था पर निम्न बातों का ध्यान रखा था। पहला, यह एक विशाल साम्राज्य का सही प्रशासन सार्वभौम सम्राट व मंत्री परिषद द्वारा संचालित हो सकता है। दूसरा, राजा यदि उन्नतशील है तो राज्य भी उन्नति करता है। तीसरा, राजा यदि प्रमादी है तो राज्य अवश्य ही अवनति की ओर उन्मुख होता है। चौथा, मंत्री राजा के सक्रिय होने पर ही सक्रिय होते हैं क्योंकि वे उसके द्वारा ही नियुक्त होते हैं और वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। पांचवा, साम्राज्य के केंद्रीय शासन में जनप्रतिनिधियों से गठित संस्था की आवश्यकता नहीं होती। राज्य का स्वरूप। केंद्रीय शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राज्य की सर्वोच्च शक्ति सम्राट में निहित थी। वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्याय संबंधी क्षेत्रों में सर्वा था। उसकी इच्छा ही कानून थी। वह राज्य का कानून निर्माता ही नहीं वरन राज्य का रक्षक भी था। चंद्रगुप्त अपना शासन वेद, स्मृति, सदाचार व शील के आधार पर संचालित करता था। धर्म के अलावा चंद्रगुप्त पर चाणक्य का बड़ा नियंत्रण था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी थी। चंद्रगुप्त का शासन पूर्णतः कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था और कतिपय विद्वानों का कहना है कि चंद्रगुप्त के शासन पर यूनानी शासन का भी प्रभाव था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे परवर्ती भारतीय शासकों ने भी अपनाया। अब हम करते हैं केंद्रीय शासन का गठन। जो उसने जो केंद्रीय शासन का किस प्रकार से गठन कर रखा है ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करें। बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि इसमें पूरा नहीं हो पाएगा।